मुश्किल क्वेश्चन बनाने के एग्जाम में ज्यादा नंबर नहीं मिलते। एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि फला फला बच्चे ने तो मुश्किल वाली पजल बना दी, ना ना भाई इसको तो 5 की जगह 8 नंबर देनी पड़ेगी ना। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? भाई बीपीएस पीओ ऑलमोस्ट हमारे सिर पे आके खड़ा हो चुका है और इस समय ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने दो बहुत बड़े डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट कि भैया जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, भाई एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के बजाय मॉक में हमारे नंबर कम होते जा रहे हैं और एक ना रेंज में जाके वो स्टक हो गए। 40 से 45 की रेंज में मैक्सिमम अभी स्टूडेंट फंसे हुए हैं और ये नहीं समझ आ रहा है ये नंबर को इस रेंज से बाहर कैसे निकालें। और दूसरा डाउट जो बहुत कॉमन डाउट अभी स्टूडेंट्स को हो रहा है कि भैया क्या आप ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेक्शन वाइज बता सकते हैं कि हम कम से कम उतना अटेम्प्ट तो कर ही लें। तो सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखिए यार वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, भाई एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी दिन अगर एग्जाम बहुत इजी आ गया, बहुत हल्का एग्जाम आ गया, तो वहां पे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स भी करने पड़े। भाई अगर मुश्किल एग्जाम होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। बट फिर भी पिछले 3 4 5 साल का जब मैं आईयूपीएस पीओ का एक बार प्रीलिम्स का जब कट ऑफ स्टडी कर रहा था ना, तो मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत साफ है वहां पे कि आईपीएस पीओ एक लो स्कोरिंग एग्जाम, मतलब वहां पे जो कट ऑफ रहता है वो हमेशा 50s की रेंज में ही रहता है, मतलब 50 से 60 की रेंज में पिछले 4 5 साल से लगातार कट ऑफ चल रहा है। मतलब इससे हमें ये पता चल सकता है कि भाई अगर आप अपना एक एक टारगेट लेके चलें कि अगर जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल का आया है, इजी नहीं, अगर एग्जाम मॉडरेट लेवल का आया है तो आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन बना के आना है, ये आपको टारगेट होना चाहिए। अगर 60 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 60 क्वेश्चन आप बांटोगे कैसे? इसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भाई। सबसे पहले, और ये मैं एक एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि भाई ये एक मैं पैटर्न बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है या इतने इतने अटेम्प्ट्स ही करने हैं सेक्शन वाइज, बिकॉज वो अगेन एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा। बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर एक बिल्कुल मॉडरेट, एक आइडियली मॉडरेट लेवल का पेपर आ जाता है तो आपको 60+ क्वेश्चन बना के आने हैं। वहां पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 15 से 17 क्वेश्चन क्वांट में बनाए, 15 से 17 विद 100% एक्यूरेसी बोल रहा हूं। मिनिमम 15 से 17 नंबर आपके क्वांट में आने चाहिए। मिनिमम 22 से 25 क्वेश्चन, 22 से 25 नंबर आपके रीजनिंग में आने चाहिए। वहीं 20 नंबर के आसपास का आपका इंग्लिश का अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में होता है और प्रॉब्लम यही होता है कि भाई इंग्लिश में अगर आपको आधा अधूरा भी लगा, मतलब ऑप्शन में 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन भी सिमिलर लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तब भी हम उसमें से एक ऑप्शन टिक कर देते हैं, ये सोच के मैंने इसमें मेहनत करी है, मैंने टाइम दिया है, ये तो सही हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ही यही होती है भाई, आप जो होता है ना आधा अधूरा ज्ञान के साथ जो इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस बना के आते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं, स्कोर बढ़ाने के हमेशा 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप अपने स्कोर, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करो। भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज होंगे विद एक्यूरेसी तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो और ज्यादा कारगर तरीका कि भाई वहां पे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करें तो उससे भी आपका स्कोर लगातार इंप्रूव होता है। जो मैं हर साल स्टूडेंट को बोलता हूं, जो स्टूडेंट 0.25 नंबर से या 0.5 नंबर से रहते हैं ना, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पता है एक पछतावा क्या होता है कि अगर मैं वो एक गलत क्वेश्चन ना करके आता या एक गलत क्वेश्चन ना करके आती, यार अगर मैं उस क्वेश्चन में तुक्का ना मारता तो हो सकता मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो जो आखिरी में जो 0.25 और 0.5 से तुम लोग रुकते हो ना, वो इसीलिए होता है बिकॉज तुम नेगेटिव मार्किंग होते है, तुम अपने आप को लालच में फंसा लेते हो। और इंग्लिश का पूरा पेपर उसी लालच पे चलता है। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि भाई तुम्हें थोड़ा सा भी लालच देगा तुम उस लालच में फंस जाओगे। इंग्लिश में स्पेशली इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। अब सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं कि भैया अगर मैं 40-45 की रेंज में फंस गया हूं तो मैं क्या करूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने आपको अटेम्प्ट वाइज बता दिया भाई, 20-20 मिनट में क्वांट में 20 मिनट में 15 से 17 नंबर लाने, रीजनिंग में 20 मिनट में आपको 22 से 25 नंबर लाने और इंग्लिश में भी, मतलब ये बहुत अचीवेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्पीड पे अपनी काम करना है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स के आपको नाम बता रहा हूं, उनको जरूर डेली प्रैक्टिस करिए। क्वांट की जैसी बात करते हैं भाई, क्वांट में आपको 20-20-20 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली बेसिस पे लगाना है। बट अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है तो वो तो आप सबसे पहले करेंगे। बट अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाता है तो आप मान के चलिए उसको छोड़ देंगे। उस रॉन्ग नंबर सीरीज एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए रखा जाता है। रॉन्ग नंबर सीरीज वाला टॉपिक है तो उसको सबसे आखिरी में आपको बनाना है। इस चीज को गांठ बांध के ना अपने दिमाग में बिठा के रख लो। रॉन्ग नंबर सीरीज मैक्सिमम सारे एग्जामिनर को पता है, रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया स्टूडेंट उसके लालच में फंस जाएगा। सेम इंग्लिश की तरह ही है, यहाँ पे भी लालच होता है और लालच में ऐसा फंसते हैं कि 2-2 3-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेली 20-20-20 क्वेश्चन लगाएंगे, पर अगर पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अरिथमेटिक बनाओ, डीआई बनाओ, तब जाके टाइम बचता है तो उसको बनाओ, ठीक है। इसी के साथ देखो आपको प्री लेवल में आप मान के चलो, प्री में कम से कम 2 से 3 डीआई आएंगी ही आएंगी। और चाहे आपका क्वाड मतलब कितना भी अरिथमेटिक वीक क्यों ना हो, बट यहाँ पे बेसिक बेसिक कैलकुलेशन हर हर एक एक डीआई में ना आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इजी मिलते हैं।
मतलब बहुत इजी मिलते हैं, मतलब जो आपको सिंपल कैलकुलेशन से ही हो जाएंगे। परसेंटेज चेंज पे क्वेश्चन आ जाएगा, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा, एवरेजेस पे आ जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन पे आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, जो आपसे डुएबल, आपको बहुत एक्सट्रीमली डुएबल लगेगा। तो सबसे पहले टारगेट ही उस रेंज में लेके चले जाओ, 15 से 17 नंबर को मुझे टारगेट करना है, दैट्स इट। अगर वो उतना टारगेट 100% एक्यूरेसी से होने लग जाता है, फिर उसके बाद जितने तुम नंबर बढ़ाओगे वो तुम्हारे लिए बोनस। ठीक है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में पूरा पेपर आप उठा के देख लो, वो 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं, वो मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके रीडिंग बेस्ड होते हैं, प्लस वोकैब बेस्ड होते हैं। तो उसमें आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। और लगातार हम क्लासेस भी ले रहे हैं भाई, वोकैब की क्लासेस हो रही हैं डेली, सुबह 6:30 बजे एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं, मेंस की क्लासेस चल रही हैं, प्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है। सारी चीजों में मैं एक चीज आपको यही बार बार बताता हूं कि भाई रीडिंग में, मतलब अगर आपको रीडिंग अच्छी आ गई तो आपको वोकैबुलरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। और आपने देखा होगा क्लास में हम कैसे विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ एनी वोकैब वर्ड हम एलिमिनेट करते हैं। क्यों? बिकॉज मैं इंग्लिश में आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं, दो चीज अगर आपको पता है आप बहुत आराम से कर लेंगे। सबसे पहला, हर सेंटेंस का सेंस पकड़ो। सेंस मतलब क्या होता है भाई? वो सेंस क्या, वो पॉजिटिव चीज है या वो नेगेटिव चीज है? वो एक जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव चीज बता रहा है या नेगेटिव चीज बता रहा है? और दूसरी चीज क्या होती है, वहां पे इमोशन पकड़ो ऑथर का, उस चीज के बाद ऑथर खुश है या दुखी है। अगर ये दो चीजें आपको पता चल गई तो कितना ही मुश्किल वोकैब का वर्ड क्यों ना आ जाए, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बट इसके साथ आपको डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक और डाउट होता है स्टूडेंट का कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना समय दें एग्जाम में? तो भाई आइडियली 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट के अंदर वो 7, 8, 10 जितने क्वेश्चन है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बनाने में आपको टोटल 7 से 8, मैक्सिमम 9 मिनट का समय लगना चाहिए। उसके अलावा सारे जो सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं वो बनाओ, डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, डेली पैरा जंबल की प्रैक्टिस करो। अपने चैनल पे इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, पैरा जंबल की, क्लोज टेस्ट की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, हर टॉपिक की हमने इतनी तैयारी करी है, उनकी क्लासेस रिवाइज करो। ठीक है। एंड फाइनली अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 पजल आएंगे, 4 से 5 पजल भी हो सकते हैं, मतलब 20 से 25 नंबर अकेले पजल के आएंगे, बाकी बचे 10 से 15 नंबर आएंगे आपके मिसलेनियस के। तो आपको टारगेट ऐसे करना है कि जो मिसलेनियस के 10 से 15 क्वेश्चन है वो टारगेट आपको 7-8 मिनट करना है। भाई 7-8 मिनट एक एवरेज, मैक्सिमम 9 मिनट के अंदर वो 10, अगर 15 क्वेश्चन है तब मैक्सिमम 9 मिनट, 8-9 मिनट। अगर 10 ही क्वेश्चन है तो भाई 6-7 मिनट, 6 मिनट भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तो बस फिर आपको स्पीड पे काम करना और विद एक्यूरेसी। प्लस जो उसके बाद जो पजल्स आई है, हमेशा देखो प्रॉब्लम ही होती है स्टूडेंट की रीजनिंग में तो ज्यादा, जो पहली पजल मिली उसमें कूद कर नहीं, आपको जज करना है। तभी तो मॉक टेस्ट देते हो। मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या? आपको वहां पे जज करना है, क्या ये पजल मेरी स्ट्रेंथ है भाई? क्या मुझे फ्लोर बेस्ड पजल बनानी आती है? क्या मुझे बॉक्स बेस्ड पजल बनानी आती है? क्या मुझे अनसर्टेन वाली पजल बनानी आती है? और अगर आती है तो क्या मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बना सकता हूं? क्या मैं विद स्पीड बना सकती हूं? भाई जिस भी टॉपिक में आपके एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों है, सबसे पहले उस पजल को बनाओ, सबसे पहले नंबर अपनी मुट्ठी में लो। मैं हमेशा बोलता हूं मुश्किल क्वेश्चन बनाने के एग्जाम में ज्यादा नंबर नहीं मिलते। एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि फला फला बच्चे ने तो मुश्किल वाली पजल बना दी, ना ना भाई इसको तो 5 की जगह 8 नंबर देनी पड़ेगी ना। वो मुश्किल पजल के भी 5 नंबर है, इजी पजल के भी 5 नंबर। उल्टा मैं तो ये बोलता हूं अगर तुम एग्जाम में इजी चीज ढूंढ सकते हो तो तुम खुद को ऑलरेडी टॉपर मान लो, बिकॉज तुम्हारे पास टॉपर मेंटालिटी है। अब मैंने इतना जो तुम्हें बताया, ये क्यों बताया? बिकॉज आखिरी एक हफ्ते का समय बच गया, और इस एक हफ्ते में अगर ये सारी चीजें भी तुम अटेम्प्ट करते हो, प्लस अगले एक हफ्ते में कम से कम 3-4-5, मतलब कम से कम 3 से 5 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, विद थॉरो रिवीजन प्लस थॉरो एनालिसिस, प्लस पीछे के जितने भी मॉक्स लगाए हैं उसमें जो भी नया कॉन्सेप्ट, नया पैटर्न कुछ भी मिला है, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, प्लस रिवीजन में लग जाओ। मतलब अब जो आपकी तैयारी बिल्कुल बिखरी हुई है, अब उस जो तैयारी बिल्कुल बिखरी हुई है, अब उस जो तैयारी बिल्कुल बिखरी हुई है, अब उस तैयारी को वापस से समेटने का समय आ गया। तो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। छोटे छोटे डाउट को नीचे डाल दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आउट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, प्लस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।